जी, जी, दिनेश। बहुत अच्छे बिंदु उठाए हैं आपने यहाँ पर। मैं सुनील जी के पास आता हूँ। जो बिंदु गिरीश जी ने और अमिताभ जी ने उठाए हैं सुनील जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अंतर्द्वंदों की बात की है। पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है। अंतर्द्वंद भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत है, मैं आपको बताऊं। जिस ढंग की इस टाइम इन फाइटिंग आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी, राजस्थान में देखने को मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी में, दैट इज वर्स देन कांग्रेस। मैं आपको बताऊं, आज ये हाल है कि कर्नाटक के अंदर जिस ढंग से अमूल को लादने की कोशिश की और वो बूमरैंग किया है, आज पूरा कर्नाटका उबल रहा है। मैं तो बिल्कुल नजदीक बैठा हूं, मेरे तो बहुत सारे कनाडा फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर, सारे सारे मुंबई में, और मैं लगातार उससे कनेक्ट में हूं। जिस ढंग से नंदनी को बर्बाद करने की कोशिश की मांड्या में जाके, वो भी, और मैसूर में जाके अमित शाह के द्वारा, इस मैंने कहा था ये बूमरैंग कर जाएगा, और ये बूमरैंग कर गया वहां पर, और इतनी बुरी तरह से बूमरैंग कर रहा है कि अब अमूल को बैक ट्रैक करना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी को बिजनेस करने से मना नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अमूल की कोऑपरेटिव फेडरेशन से कहा कि आप वापस आ जाओ, प्लीज डू नॉट लॉन्च योर प्रोडक्ट्स देयर, कहीं ऐसा ना हो कि और आग ज्यादा तीव्र हो जाए वहां पर। दूसरी बात, यहाँ पर येडुरप्पा का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब उसने कहा कि मैं आज के बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा विधानसभा में, तो वहां पर एक बड़ी इमोशनल स्पीच दी थी एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने विधानसभा में, और येडुरप्पा की तारीफ की थी और कहा था आप रिटायर मत होना, क्योंकि आपके होने से बहुत कुछ होता है। इट हैड ए वेरी, यू कैन से, टचिंग इफेक्ट ऑन द येडुरप्पा। और येडुरप्पा तब से थोड़े से बिखरे बिखरे नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको टिकट दिया नहीं था, उनको साइडलाइन किया था। अब मोदी जी साथ लेके घूम रहे हैं। लेकिन उसी दौरान में लिंगायत से जब राहुल गांधी मिले थे और बाकी सीनियर लीडर मिलते हैं, सिद्धा और शिव कुमार, वो शिव कुमार तो खैर वोकल लिंगा है वैसे तो, लेकिन उनकी मुलाकात तो होती है। तब उन्होंने कहा था कि अगर आप 53 सीटें देंगे लिंगायत को, तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अब कांग्रेस ने वादा किया हम आपको 53 सीटें देंगे, और अब तक 164 सीटें जो डिक्लेयर की उन्होंने, उसमें से 44 मेंबर लिंगायत डिक्लेयर कर दिए हैं उन्होंने। मैं आपको बताऊं तो जो बीजेपी की जो अंतर्द्वंद है वो बहुत भारी है। सीटी रवि कैंप है और ये येडुरप्पा का कैंप है। ये मैं कर्नाटक की कहानी बता रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी उससे मुक्त नहीं है। अगर कांग्रेस के वहां पे शिव कुमार और सिद्धा के अंतर्द्वंद है, तो बीजेपी के अंतर्द्वंद बहुत भारी है वहां पर। राजस्थान के अंदर तो बीजेपी इतनी बिखरी पड़ी है कि वसुंधरा है, सीपी जोशी है, पूनिया है, शेखावत है, ना जाने कितने विंग वहां पर बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय राजनीति एक नई चर्निंग से गुजर रही है, या कोई भी पार्टी से मुक्त नहीं है। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। एकदम सही कहना है आपका कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो आंतरिक झगड़े हैं वो कम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबसे ज्यादा संसाधनों की पार्टी है। और उनका केंद्रीय नेतृत्व भी कम से कम इन झगड़ों के ऊपर कुछ न कुछ अंकुश कर लेता है। लेकिन जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस का जो कि एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, माने मतलब चुनाव दर चुनाव हारने की वजह से जो एक हाईकमान की ताकत होती थी उस ताकत में क्षरण हुआ है। और यही वजह है कि विभिन्न राज्यों में जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं वो पर उस प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। हालांकि काफी कुछ इन झगड़ों के लिए या इस तरह के अंतर्द्वंद के लिए केंद्रीय कांग्रेस का हाईकमान ही जिम्मेदार है। अगर 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 पंजाब में इस तरह के झगड़े बढ़े तो आपको वास्तविक धरातल की जानकारियां न होना इस बात का सबूत था कि आपने इस तरह के निर्णय लिए। आपने सचिन पायलट जो आज सबके सामने समस्या पैदा हो गए हैं, बन के उभर रहे हैं, उसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व ही है। केंद्रीय नेतृत्व बार बार उनको आगे करता रहा। उनको यह वो हमेशा हमें वो दिखाते रहे लोगों के बीच में, पार्टी नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में कि वो सेंट्रल हाईकमान के ब्लू आइड बॉय हैं। कभी भी उनको एक सीमा में रखने का संदेश कभी कांग्रेस हाईकमान ने नहीं दिया। मनेसर घटना के बाद इनकी आंख खुली। तो छत्तीसगढ़ में आप सिंहदेव साहब को देखिए तो जब देखिए तब उनसे वो लोग बात करते रहते हैं और बात निकल के कोई ना कोई बयान देते रहते हैं सिंहदेव साहब। तो इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को भी जो टफ स्टैंड लेना चाहिए था, वो शुरुआत के समय में वो जो नहीं लिया गया। हालांकि तात्कालिक स्थितियां भी होती हैं। अगर मनेसर के दौरान अगर इस तरह के कठोर निर्णय लिए गए होते तो हो सकता है कि यहाँ सरकार ही नहीं रहती राजस्थान की। सरकार बचाने के लिए वो कठोर निर्णय नहीं लिए जा सकते थे जो जिसको
कई लोग बहस में कहते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार प्राथमिकता थी, सरकार को देखते हुए उन्होंने सचिन पायलट को के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं की जिसके बारे में तमाम लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए था। तो अपने राजनीतिक हित अनहित तो कोई भी राजनीतिक दल समझता ही समझता है। लेकिन ये कर्नाटक में जिस तरीके से सिद्धारमैया ने और डीके शिवकुमार जी ने अपने मतभेदों को भुला करके कम से कम चुनाव के दौरान कोई मतभेद इनके सामने आए नहीं। ये चर्चा का विषय नहीं हुआ कि दोनों दो दिशाओं में अलग-अलग जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ और बुमई साहब के साथ येदियुरप्पा साहब दिखाई नहीं पड़ते। एक कार्यक्रम में नहीं दिखाई पड़ते। अभी अखबारों में खबरें आई कि जब अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही थी दिल्ली में, तो उन बैठकों में कई जगहों पर येदियुरप्पा साहब मौजूद नहीं थे। जब येदियुरप्पा साहब मौजूद थे तो बुमई साहब मौजूद नहीं थे। ये तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये उनके जो उनके अंतर विरोध और संगठन के झगड़े हैं वो ज्यादा है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बड़ी पार्टी है, मान लीजिए, वो अपनी चीजों को संभाल रही है। कांग्रेस इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती। कांग्रेस के लिए एक एक ईंट, अपनी दीवार की एक एक ईंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने 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 वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी खोई हुई ताकत को वापस लाना चाहते हैं, और जो एक राजनीतिक माहौल राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बनाया है, उस राजनीतिक माहौल को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। और वह संगठित कांग्रेस का ही संदेश उस संदेश को समेट सकता है। बिखरी हुई कांग्रेस उस संदेश को समेट नहीं सकती, उसका राजनीतिक लाभ नहीं ले सकती है, क्योंकि बिखरे हुए कांग्रेस के लोग विश्वास व्यक्त करने में लोगों के मन में हिचकिचाहट होगी। एक अगर आप भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी से के खिलाफ लोगों के मन में कोई भावना बनाना चाहते हैं, तो संगठित पार्टी को संदेश तो आपको देना ही देना होगा। सोनिया गांधी के लेख के माध्यम से निश्चित रूप से पिछले 2 दिनों की जो राजनीतिक गतिविधियां देश में रही हैं और तरह-तरह के जो राजनीतिक बहसें चली, उस सब पे विराम लगा दिया। शरद पवार साहब ने अपने वक्तव्य से एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की कि जो अडानी के ऊपर कांग्रेस हमलावर है, और अडानी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के जो कांग्रेस हमलावर है, वह शायद विपक्ष की तरफ से वो मुद्दा कमजोर हो जाए। सोनिया गांधी ने अपने इस लेख के माध्यम से एकदम राजनीतिक स्टैंड भारतीय कांग्रेस का क्लियर कर दिया कि वो मुद्दा है और रहेगा। सर शरद पवार भी पलटी मार गए फिर से, बोलते नहीं, मैं मैं चाहता हूं विपक्ष की विरोधता हो, और मैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जांच नहीं होनी चाहिए। आई मीन ही इज प्लेइंग इट्स अ म्यूजिकल चेयर्स गेम सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो एक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कांग्रेस विरोधी लोगों की तरफ से जो एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, उस शरद पवार साहब के उस इंटरव्यू के बाद उसको उसके हवा निकाल दिया सोनिया गांधी के इस लेख ने। इसके अलावा जितने भी मुद्दे थे, चाहे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी हो, चाहे संघीय ढांचे पर हमला हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों पर खुल करके सोनिया गांधी अपनी बात रखी और कम से कम कांग्रेस के स्टैंड को क्लियर कर दिया और ये बता दिया कि आने वाले दिनों में जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस चली है, उन्हीं मुद्दों पर वो कायम रहेगी, उससे पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, उनके साथ उनका तालमेल बना रहेगा। और यही वजह है कि शरद पवार जैसे व्यक्ति इस बयान को देने के बाद भी वो अपने को संशोधित करने में पीछे नहीं हटे। तुरंत उन्होंने आके बयान दिया कि इससे विपक्षी दलों की एकता प्रभावित नहीं होती है। अब सवाल यही है कि जो हो रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये गुलाम नबी आजाद साहब या किरण रेड्डी साहब ये जो कुछ बयान देते हैं कांग्रेस के बारे में, तो यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के ऊपर हमला करते हैं, तो ये उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए इन नेताओं से बयान दिलवाए जा रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इसका भी असर जनता के ऊपर नहीं पड़ रहा है कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष की ही पार्टी पे हमला कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आम आदमी इस बात को समझता नहीं है। इस देश के लोग इतने नासमझ हैं कि विपक्षी नेता जो अपने आप को कहता है कि मैं कांग्रेस से भी अलग हूँ, बीजेपी से भी अलग हूँ और कांग्रेस पे हमला कर रहा है। विपक्ष का व्यक्ति तो सत्तारूढ़ दल पे हमला करता है, सत्तारूढ़ दल के ऊपर उसकी शिकायत होनी चाहिए। और अगर सत्तारूढ़ की शिकायत वो नहीं करता है और विपक्ष पे हमला करता है, तो वह अविश्वसनीय हो जाता है अपने आप। दूसरी चीज ये है कि अगर जो बात रविशंकर प्रसाद जी ने कहा या ये जो नेता लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग, कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर के अवांछनीय
उद्योगपतियों से मिलते रहे? इसका जवाब आना चाहिए। तो भाई रविशंकर प्रसाद जी को जवाब किससे मांग रहे हैं? रविशंकर प्रसाद जी को खुद ही देश को बताना चाहिए। वो सत्तारूढ़ दल में है भाई, पूरा एजेंसी उनके पास है। उनके पास तो लॉग बुक है, एक एक पर्पल मिनट पेपर ये है उनके लोग कहाँ पास, जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ है सर। सबके पास है। और अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है और ये जानकारी नहीं दी गई है, तो वहां जो आपका हाई कमीशन के लोग हैं उनको तुरंत बाहर कीजिए। आप क्यों कर क्या रहे हैं वहां बैठ सर, करके? सर उनको भी नहीं पता, उनको नहीं पता कि उन्हीं का आदमी ठग बनकर किरण नाम से कश्मीर में घूम रहा है Z+ लेके। तो इनकी अब देखिए, सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है वो आप जानते ही हैं सर। सत्तारूढ़ दल विपक्ष की भाषा बोलने लगे तो कौन विश्वास कर लेगा? अगर आप कहते हैं कि साहब राहुल गांधी ने देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, आप कहते हैं कि तमाम अवांछित उद्योगपतियों से मिलते रहे, और इसका जवाब दीजिए। तो जवाब आप मांग क्यों रहे हैं? आप विपक्ष थोड़े हैं। और अगर आप बता नहीं रहे, बयानबाजी कर रहे हैं, गोया कि आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? आप विपक्षी दल को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास कोई जवाब है नहीं अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का। और आरोपों का जवाब होता है, आरोपों का जवाब आरोप नहीं होता। अगर राहुल गांधी ने इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अगर उन्होंने कहा कि एक औद्योगिक घराने को इस सरकार ने नियमों की अवहेलना करके लाभ पहुंचाने की कोशिश की, अगर राहुल गांधी ये लगाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने हस्तक्षेप से उनको दुनिया के विभिन्न देशों में उनको व्यापार कराने की सुविधा प्रदान की, तो इसका जवाब देना चाहिए ना। इसका जवाब है थोड़ा कि जवाब जो आरोप लगा रहा है उसके ऊपर ही आप आरोप लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप हाई स्कूल का इम्तिहान देने के लिए बैठे हैं, तो इम्तिहान में जाकर के जो इन्विजिलेटर है उसी का पर्चा पकड़ा देंगे कि भाई ये पहले तुम इसका इम्तिहान पर जवाब दे दो, तब आप मैं इम्तिहान का जवाब दूंगा। कौन सा तर्क है? किस दुनिया में आप रखना चाहते हैं लोगों को? तो आप अगर सरकार अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का जवाब देने के बजाय विपक्ष के ऊपर आरोप लगाती है, मुख्य विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करती है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी राजनीतिक लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलने वाला। सत्तारूढ़ दल के ऊपर लगे हुए आरोपों का जवाब ही अब वो अपने आरोपों से बच सकती है। सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल सही बात है कि तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच में निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर इसमें कहीं भी विखंडन दिखाई पड़ता है या किसी तरह से एकता छिन्न भी दिखाई पड़ती है अपने खुद के संगठन में, तो यह लोगों के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी केवल यही संदेश देने का प्रयास करेगी कि यह एक टूटा हुआ घरौंदा है जो वैकल्पिक व्यवस्था देने की स्थिति में ही नहीं है। और टूटे फूटे संगठन के साथ आप कुछ उम्मीद नहीं, विकल्प की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस आरोप से बचने के लिए कांग्रेस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका या इस आरोप से बच करके ही कांग्रेस उस परिवेश का राजनीतिक लाभ ले पाएगी जो उसने अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ बनाई है। जी।